हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन के बारे में। अब डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन जैसा कि नाम बता रहा है कि यहाँ पर आप दो तरह का रिइंफोर्समेंट दोगे, मतलब ना सिर्फ टेंशन जोन में आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो बल्कि कंप्रेशन जोन में भी आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। बट अब सवाल सबसे पहले यहाँ पर यह आता है कि सर, अगर हम डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? व्हाट आर द रीजंस टू प्रोवाइड डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन? तो देखिए, हमने इसके पहले सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन ऑलरेडी सीखा है, वही क्यों नहीं दे देते? तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भाई जो सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन था वो भी तीन तरह का होता था। हो सकता था वो अंडर रिइंफोर्स्ड हो सकता है आपका बैलेंस सेक्शन हो, या फिर हो सकता है ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों में से अगर हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब अगर रिक्वायर्ड स्टील ज़्यादा हो गया, अगर बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है हमारे सेक्शन पर वो ज़्यादा हो गया, तो स्टील भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और ज़्यादा स्टील दे दिया मतलब वो हमारा सेक्शन ओवर रिइंफोर्स्ड हो जाएगा, ब्रिटल फेलियर हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम ओवर रिइंफोर्स सेक्शन देने की जगह हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट instead of providing your over reinforced singly reinforced section, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? वी प्रोवाइड डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि जब भी यहाँ पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है, हमारे गिवन सेक्शन पे लगने वाला बेंडिंग मोमेंट अगर लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा है, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आपको ओवर रिइंफोर्स सेक्शन देना चाहिए था। उसकी जगह आप क्या देते हो? डबली रिइंफोर्स सेक्शन देते हो। मतलब इफ द बेंडिंग मोमेंट ऑन द section is more than bending moment limiting value। ठीक है, अब लिमिटिंग वैल्यू आप कैसे निकालते थे? एज योर क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू अलग अलग होती थी डिपेंडिंग अपॉन एफ सी के एंड एफ वाई। चलिए, इसी के अलावा जो दूसरा यहाँ पर रीजन हो सकता है कि आप डेप्थ को लिमिट करना चाहते हो, डेप्थ को कम करना है अगर किसी भी बीम की, तो आप वहाँ पर डबली रिइंफोर्स सेक्शन भी दे सकते हैं। इसी के अलावा तीसरा रीजन क्या है? दैट इज टू मिनिमाइज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज। क्रीप और श्रिंकेज के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है अगर आप डबली रिइंफोर्स सेक्शन देते हो। इसी के अलावा अगर कभी लेटर सपोज कभी स्ट्रेस रिवर्सल वाला केस हुआ, मतलब कि जहां पहले कंप्रेशन आता था उसकी जगह वहां पर टेंशन आने लग जाए, और जहां पहले टेंशन आता था उसकी जगह कंप्रेशन आने लगे, तो क्योंकि आपने ऊपर वाले सेक्शन में तो रिइंफोर्समेंट दिया ही नहीं, अगर मान लीजिए वहां पर टेंशन आ गई तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला सेक्शन, मतलब समझ में आ रही है बात। सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन में हम लोग कहाँ देते थे? सिर्फ नीचे नीचे ही हम लोग यहाँ पर ये रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, है ना। सो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इन केस ऑफ स्ट्रेस रिवर्सल वी प्रोवाइड रिइंफोर्समेंट ऑन बोथ साइड्स। मतलब आप टेंशन वाले जोन में भी देते हो और कंप्रेशन वाले जोन में भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। अच्छा, स्ट्रेस रिवर्सल कब होता है? आपका चाहे विंड लोड हो, देखो विंड लोड किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है ना। अगर अर्थक्वेक लोड है बहुत ज़्यादा, तो अर्थक्वेक लोड भी किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है ना। तो अगर किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है, मतलब क्या है कि जो आपका इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड है वो भी किसी भी डायरेक्शन में, या फिर उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्यों देना है। अब सवाल ये आता है कि डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन देना है अगर, तो उसके लिए करते क्या हो? तो देखिए भैया, यहाँ पर आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, दिस इज द एरिया ऑफ स्टील फॉर टेंशन। आप क्या प्रोवाइड करते हो? इसकी जगह ही जो आपका कंप्रेशन जोन है उसमें भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हो, और इसको मैं बोल देता हूं एज द एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन।
है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, इन डबली रेनफोर्स्ड सेक्शंस क्या किया जाता है, वी प्रोवाइड स्टील इवन इन, वी प्रोवाइड स्टील even in the compression zone, even in the compression zone। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि डबली रेनफोर्स सेक्शन होता क्या है और हम उसको देते क्यों हैं। ये चीज़ें इतनी तो क्लियरली समझ में आती है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि सर अगर डबली रेनफोर्स सेक्शन दिया है तो उसका हमें एनालिसिस कैसे करना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, चलिए अब बात करते हैं टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ योर डबली रेनफोर्स सेक्शन। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एक डबली रेनफोर्स सेक्शन। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज योर बीम, और बीम के जो टेंशन जोन है वहाँ पर भी आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है। लेट अस सपोज दिस इज योर स्टील इन टेंशन जोन, और इसी के अलावा आपने कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अब कंप्रेशन जोन में जो भी स्टील होगा उसका एरिया मैं लिख दूंगा एज ASC, और जो टेंशन जोन में जो आपका स्टील है उसके एरिया को मैं लिख देता हूँ एज AST। ठीक है, ऑब्वियसली बात है इसके लिए दोनों ही साइड से कुछ कुछ कवर प्रोवाइड किया गया है। लेट अस सपोज दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ योर बीम। ठीक है, बट इसके सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता था इसको आप बोलते थे एज द इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d। वहीं इसी के अलावा जो आपका कंप्रेशन जोन में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप इज d'। जनरली ये जो d'/d है इसका रेशियो लिया जाता है अराउंड 0.05 से लेकर 0.2 तक। ठीक है, चलिए अभी इसका एनालिसिस करना है तो इसको मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ दो अलग अलग पार्ट में। देखिए, हमने डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो बैलेंस्ड सेक्शन था सिंगली रेनफोर्स्ड वाला वो काफ़ी नहीं था। सिंगली रेनफोर्स्ड वाला बैलेंस सेक्शन कैसा था, तो सर सिंगली रेनफोर्स्ड जहाँ मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि भैया आपने सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में ही वहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया होगा। तो लेट अस सपोज कि आपने यहाँ पर जो टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट दिया होगा फॉर अ बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, वो कुछ ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो भी AST है फॉर दैट पर्टिकुलर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बैलेंस्ड केस वाला, उसका जो एरिया ऑफ स्टील है दैट इज AST1। बट देखिए, ये जो फिलहाल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है सेक्शन दैट इज बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्स्ड। ऑब्वियस ही बात है हमारे डबली रेनफोर्स्ड में ये जो स्टील है ये भी है, और यहाँ आपको स्टील कुछ ज़्यादा देना पड़ता है टेंशन जोन में। अब वो ज़्यादा क्यों देना पड़ता है वो भी समझाता हूँ, बट यहाँ पर हमारे इस सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के अलावा इस स्टील को भी शो करना, और जो एक्स्ट्रा स्टील आपने टेंशन में दिया उसको भी शो करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि आपने इसी पर्टिकुलर बीम में क्या प्रोवाइड करा है, कुछ एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करा है इन बोथ द साइड्स। मतलब आपने कंप्रेशन में भी प्रोवाइड करा एक्स्ट्रा स्टील, और आपने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करा है इन द टेंशन जोन भी। सो लेट अस सपोज एक्स्ट्रा स्टील जो आपने प्रोवाइड करा इन द टेंशन जोन दैट इज AS2, और ऑब्वियसली बात है कंप्रेशन जोन का जो स्टील था वो मैंने फर्स्ट डायग्राम में शो नहीं करा, यहाँ कोई मैंने स्टील शो नहीं करा, तो इसलिए इधर पूरा का पूरा हमारा कौन सा वाला स्टील शो होगा, दैट विल बी ASC। क्लियर है। बट अब एक चीज को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, इस डायग्राम में मैंने इसको तो बोल्ड बनाया है, मतलब यहाँ पर तो एक्चुअली कंक्रीट था, बट क्योंकि मैंने कंक्रीट को यहाँ पर ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, इस वाले डायग्राम में मैंने माना है कि भी कंक्रीट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कंक्रीट इज कंसीडर्ड। तो अब इसी बात है, जब समीशन कर रहे हो, इफ यू आर समीशनिंग और इफ यू आर एडिंग टू डिफरेंट केसेस, देन ऑब्वियसली बात है उसका समीशन आपका क्या आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट मतलब अपने डबली रेनफोर्स्ड के बराबर आना चाहिए। तो लेट अस सपोज दिस इज योर फर्स्ट केस एंड दिस इज योर सेकंड डायग्राम, दोनों का ही एडिशन क्या है, आपका डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक है, अब
ऑब्वियसली बात है, जैसा आप सभी जानते हो कि भाई जो आपका बैलेंस सेक्शन था, बैलेंस सेक्शन में कुछ कंप्रेसिव फोर्स और कुछ टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करते थे। कंप्रेसिव फोर्स कहाँ एक्ट करता था? तो कंप्रेसिव फोर्स, लेट अस सपोज दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स फॉर द फर्स्ट केस, कितने डिस्टेंस पर एक्ट करता था? तो सर ये एक्ट करता था एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू। वहीं इसी के अलावा बैलेंस सेक्शन में जो टेंसाइल फोर्स है, इसको मैं लिख देता हूँ T1, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था इसको लिखते थे हम लोग एज D माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, ये एक्स यू किसका है? बैलेंस सेक्शन का है, बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का है। क्लियर है? बट अगर मैं बैलेंस्ड सेक्शन सिंगली रेनफोर्स्ड वाले को भी कंपेयर करता हूं तो उसमें क्या होता था? C1 और T1 क्या होते थे? इक्वल इक्वल होते थे, है ना? तो अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया ये सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन है जिसमें C1 और T1 बराबर बराबर है, तो अगर मैंने यहाँ पर ये AST2 नहीं दिया होता तो इसके कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टेंशन देता कौन? ऑब्वियस सी बात है, आपने ये तो प्रोवाइड कर दिया। आपने क्या प्रोवाइड कर दिया? ये एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन तो दे दिया जो कि कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इस C2 को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी तो कुछ टेंशन जनरेट होनी चाहिए थी। अब क्योंकि वो टेंशन जनरेट होनी चाहिए थी, इसीलिए आपने यहां पर AST2 कुछ एक्सेस स्टील दिया है ना? तो ऑब्वियसली बात है ये C2 और T2 भी इक्वल इक्वल होने चाहिए। तो आई होप शायद यहाँ पर ये समझ में आया है कि सेकंड डायग्राम में मैंने वापस से दोबारा कुछ एक्स्ट्रा स्टील क्यों दिया इन द टेंशन जोन। क्लियर है? तो क्योंकि सेकंड जो डायग्राम है उसके भी कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए टेंसाइल फोर्स देने वाला आपका स्टील होना चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मुझे ये चीज क्लियर है कि भाई अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स इन द कंक्रीट निकालना चाहूं, देखिए भैया यहां पर जो C1 है वो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की वजह से है ना? सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की वजह से। तो कंक्रीट की वजह से अगर मैं बात करूं तो वो कितना था? 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। ठीक है, सो दिस इज योर C1। बट अभी कंक्रीट पूरे के पूरे एरिया में नहीं है भाई, यहां पर बात को ध्यान से समझिए, पूरे एरिया में कंक्रीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर ये कुछ होल है जहां पर कंक्रीट नहीं है, जहां पर कंक्रीट की जगह क्या भरा हुआ है? स्टील भरा हुआ है। तो उस पर्टिकुलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट करो, है ना? तो अब पहले मुझे ये बताओ कि भैया जो आपका स्ट्रेस डायग्राम बनता था फॉर द कंक्रीट वो कैसा बनता था? सो स्ट्रेस डायग्राम फॉर द कंक्रीट कुछ इस तरह का बनता था, पहले रेक्टेंगुलर और बाद में बनता था क्या? बाद में बनता था आपका पैराबोलिक, है ना? लेकिन अब एक बात बताओ जरा, रेक्टेंगुलर कितने डेप्थ तक रहता था? 3/7 ऑफ एक्स यू, यस और नो? और पैराबोला कितने में रहता था? 4/7 ऑफ एक्स यू। जबकि ये जो पर्टिकुलर हमारा स्टील है ये तो 3/7 ऑफ एक्स यू के पहले पहले मतलब यहाँ है ना? यहाँ है। सो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये जो स्ट्रेस होता था, दिस स्ट्रेस वाज इक्वल्स टू बी 0.446 FCK, यस और नो? तो 0.446 FCK ही तो रहेगा यहां पर भी, यस और नो? इस पर्टिकुलर एरिया में, कौन से एरिया में? जहां पर आपने क्या किया है? आपने कंक्रीट को हटाकर स्टील दे दिया है। ये जो लाल वाला मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट करा, इस पर्टिकुलर एरिया में भी जो स्ट्रेस था वो कितना था? दैट वाज 0.446 FCK ही था। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेस था 0.446 FCK, 0.446 FCK, ये वाले स्ट्रेस का यहां पर मुझे फोर्स निकालना है फॉर द एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो देखिए स्ट्रेस मैंने मल्टीप्लाई करा विद द एरिया, मुझे क्या मिल गया? दिस इज द फोर्स दैट वी यूज टू गेट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर एरिया, जहां पर अब आपने क्या प्रोवाइड कर दिया है? जहां पर आपने प्रोवाइड कर दिया है योर स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या आ गया? दिस इज द कंप्रेशन ड्यू टू कंक्रीट। लेकिन अब बात आ जाती है दैट व्हाट विल बी द कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द स्टील। तो देखो भैया इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू बी द स्ट्रेस इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन इनटू द एरिया ऑफ अ स्टील इन द
कंप्रेसिव जोन। मतलब अगर इन दोनों को ही ऐड कर दूंगा तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या मिल जाएगा, सी सी प्लस सी एस क्या मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बी 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन इंटू एफ एस सी माइनस 0.446 एफ सी के। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर सिंपली। जब दोनों को ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट इन दैट पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिखा जा सकता है 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू प्लस ए एस सी इंटू एफ एस सी माइनस स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन द कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन कौन सा वाला, वो वाला लेवल जहां पर आपने कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है, तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला मिल गया यहां पर, है ना। अब बात करते हैं यहां पर, मुझे चाहिए टेंशन की वैल्यू भी। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकाले, तो टेंशन की वैल्यू मुझे पता है, दो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें इन द टेंशन जोन, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो आपका स्टील है उसमें तो मैक्सिमम जो मुझे पता है स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, 0.87 FY ली जाती है। तो चाहे आपका फर्स्ट वाला टेंसाइल रेनफोर्समेंट हो या फिर सेकंड वाला हो, दोनों में ही जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो कितना है, 0.87। बस मुझे यहाँ पर दोनों के एरियाज को मल्टीप्लाई करना है ना। तो जब मैं यहाँ पर एरियाज को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करूंगा तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही एरिया ऑफ स्टील्स को इन द टेंसाइल जोन उनको ऐड करना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.87 FY AST। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल टेंसाइल फोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए सर, फॉर इक्विलिब्रियम ये जो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस है वो इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ पर इक्वेट इनको करके एक एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइनली निकाल सकते हो। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर सी और टी को आप इक्वेट करके एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। इसको इक्वेट करके आप एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, बट उसके पहले यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालना सीख लेते हैं। सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी द कंप्रेसिव फोर्स फर्स्ट इनटू एरिया, सॉरी इनटू लीवर आर्म फर्स्ट, ठीक है, इनटू फर्स्ट लीवर आर्म वैल्यू प्लस सेकंड कंप्रेसिव फोर्स इनटू सेकंड लीवर आर्म वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको पूछता हूँ पहला जो कंप्रेसिव फोर्स है वो मिलता था बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रीट की वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको मैं C1 लिख देता हूँ, और इसी के अलावा जो हमारा स्टील की वजह से जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स मिलता था उसको C2 लिख देते हैं। तो देखो भैया कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू द स्टील वो कितने डिस्टेंस पर एक्ट करेगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ D' फ्रॉम द टॉप, और कॉन्क्रीट का कितने डिस्टेंस पर एक्ट करता था, 0.42 टाइम्स ऑफ XU पर, है ना। लीवर आर्म की बात करें, देखो भैया टेंसाइल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ योर ये डिस्टेंस लिख देते थे हम लोग स्मॉल d, ठीक है, अपना जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसका डिस्टेंस, है ना। सो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ लीवर आर्म की वैल्यू, चलो C1 की वैल्यू पहले यहाँ पर पुट की जाए, C1 ड्यू टू द योर कॉन्क्रीट दैट इज 0.36 FCK इंटू योर 0.36 FCK इंटू B इंटू XU, और यहाँ पर लीवर आर्म क्या हो जाएगा इसके लिए, D माइनस 0.42 XU, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं स्टील की वजह से बात कर लूँ तो क्या था, दैट वाज ASC इंटू FSC माइनस 0.446 FCK इंटू साथ में यहाँ पर लीवर आर्म क्या मल्टीप्लाई करूंगा, दैट विल बी, ये लीवर आर्म क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी D माइनस D', है ना। सो D माइनस D', ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्सेस। बट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टेंसाइल फोर्सेस, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको टोटल टेंशन इनटू लीवर आर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लीवर आर्म होता क्या था, दैट वाज नथिंग बट दैट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, है ना, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस। बट भाई यहाँ पर अब बात को समझिए,
टेंसाइल जो फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन फिक्स्ड है, वो एक ही है ना, वो ये एक है। लेकिन अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स की बात करता हूँ तो C1 और C2 दोनों की अलग अलग यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग ओवरऑल फाइनल यहाँ पर C की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि C कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। लेट अस सपोज दैट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ x बार, है ना। तो ये कैलकुलेशन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, बट फिर भी अगर कभी लेट अस सपोज पूछ लिया जाए तो देखो टोटल टेंसाइल फोर्स आपको पता है कितना है, 0.87 Fy इंटू एरिया ऑफ स्टील, है ना। यहाँ पर AST1 और AST2 दोनों का समीशन लिया है। अब लीवर आर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी d माइनस एक्स बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लीवर आर्म, ये हो जाएगा लीवर आर्म। अब एक्स बार कैसे निकालोगे, तो भैया एक्स बार निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, C1 इंटू x1 बार और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज x2 बार, ठीक है। तो C1 इंटू x1 बार प्लस C2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देखो कंप्रेसिव फोर्सेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं, है ना। C1 किसके कारण था, दैट वाज ड्यू टू द कंक्रीट ओनली। इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 0.42 XU, ठीक है। इन द सेम वे अगर मेरे को C2 का डिस्टेंस पूछा जाता है दैट इज ड्यू टू द स्टील ओनली, तो स्टील की वजह से जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D डैश। तो देखो x1 और इवन x2, ये x2 होगा सॉरी, है ना। तो x1 x2 भी पता है, बाकी C1 C2 मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। इस तरह से आप यहाँ पर अगर कभी पूछे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंशन भी निकाल सकते हो, बट मोस्ट केसेस में न्यूमेरिकल्स में आप लोग ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स ही फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के अलावा अभी जैसे मैंने यहाँ पर टर्म आई थी 0.446 FCK, ठीक है। कहाँ आई थी, ये यहाँ लिखा था मैंने, है ना, पूरा नहीं लिखा, इसको चाहो तो 0.446 पूरा लिख दो। तो ये जो 0.446 FCK मैंने ले लिया है ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट एट द कंप्रेशन लेवल, at the level of the compressive reinforcement. So what is this? This is the stress in concrete at the level of compression reinforcement, एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो वैसे तो इसको FCC लिखना चाहिए, लेकिन ये FCC की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, 0.446 FCK के बराबर मान लेते हैं। लेकिन ये एजम्पशन कैसे आया, ये एजम्पशन इसलिए आया क्योंकि मैंने ये माना था यहाँ पर कि जो हमारा कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला डायग्राम बनता है वहाँ जो टॉप का 3/7 पोर्शन है ऑफ योर XU, हमारा D डैश की वैल्यू यहाँ कहीं है, ये एज्यूम किया था मैंने, है ना, कि जो आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया कंप्रेशन जोन में वो 3/7 XU से ऊपर वाले पोर्शन में ही दिया है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इफ D डैश इज लेसर देन 3/7 ऑफ XU, तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि FCC की वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्टली 0.446 FCK के बराबर ही रहेगी, क्योंकि 3/7 तक तो आपका स्ट्रेस कैसा रहता है, 3/7 ऑफ XU तक आपका स्ट्रेस कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर D डैश की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई 3/7 से, जो कि जनरली नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में आपको FCC कैसे निकालना पड़ेगा, पैराबोलिक वेरिएशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जनरली नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ कि ये नहीं लिया जाता। हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं, हम लोग जनरली यही लेते हैं कि भैया D डैश की वैल्यू क्या है, 3/7 ऑफ XU से कम है, इसीलिए FCC की वैल्यू 0.446 FCK के बराबर ही आप ले लेते हो। लेकिन अब बात आती है, देखिए ये तो होगी हमारी स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट एट द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लेवल। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है क्या कि सर देखिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था इसमें FCK पता है, BXU वगैरह तो पता है, लेकिन ये नहीं पता क्या है ये, दैट इज द स्ट्रेस इन द स्टील एट द कंप्रेशन लेवल, है ना। तो अब ये निकालते हैं। सो नेक्स्ट बात यहाँ पर जो हमको करनी है वो क्या करनी है, एस्टिमेशन ऑफ FSC। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द एस्टिमेशन ऑफ FSC।
ठीक है। तो एफएससी निकालने के लिए क्या करा जाए, तो भैया इसके लिए व्हाट इज दिस, पहले ये समझ लेते हैं एफएससी है क्या। दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी ये डाउट हो कि ये एफएससी है क्या, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लो पहले ही। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पर आपको वापस से वो डबली रेनफोर्स सेक्शन का बीम बनाकर दिया, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज योर एएससी एंड दिस इज योर एएसटी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, आपका जो स्ट्रेन आता था, स्ट्रेन डायग्राम आता था इन द कंक्रीट, वो कुछ इस तरह का आता था। मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंक्रीट कितना होता था, 0.0035, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, है ना। इसकी के अलावा अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेन लिखते थे हम लोग 0.002, ये 0.002 किसके लिए था, तो भैया लेट अस सपोज दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, तो 0.002 वाले लेवल पर क्या होता था, आपका डायग्राम पैराबोला बन जाता था। ठीक है, ये था आपका स्ट्रेस इन द कंक्रीट का डायग्राम, और ये था स्ट्रेन इन द कंक्रीट का डायग्राम। ये बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपका रेनफोर्समेंट इन द कंप्रेशन जोन, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी डैश फ्रॉम द टॉप। और मैंने अभी फिलहाल क्या बोला था, डी डैश इज लेसर देन 3/7 ऑफ योर एक्स यू, है ना। मतलब इस केस में यहाँ पर जो स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम इन कॉन्क्रीट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 0.446। इस पर्टिकुलर लेवल पर हमने यहाँ पर क्या देखा कि स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट इज इक्वल्स टू बी 0.446। बट इसी के अलावा अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भैया ये बताओ डी डैश लेवल पे स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट क्या होगा, क्या बता सकता है कोई यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। देखो ये पर्टिकुलर लेवल पे स्ट्रेन कितना है, 0.035। ठीक है, इन द सेम वे 0.002 का जो स्ट्रेन था वो था यहाँ पर रेक्टेंगुलर वाले जोन तक, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज इक्वल्स टू बी 3/7 ऑफ एक्स यू, है ना। तो 3/7 ऑफ एक्स यू से अगर कम है मेरा डी डैश, तो इस पूरे जोन में, इस जोन में यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, 0.002 और 0.0035 के बीच में होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इन बिटवीन 0.002 एंड 0.0035। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। चलिए इतनी बात क्लियर है मुझे। अब एक और बात समझिए, दैट स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, हमको अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या डायग्राम बना के दिया, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट का डायग्राम बना के दिया, बट स्ट्रेन इन स्टील इन द कंप्रेशन जोन, ये दोनों इक्वल होंगे। अब कुछ लोगों को यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो भैया मैंने क्या बोला आपको, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट दिस लेवल, ठीक है, एट कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट लेवल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लेवल पे जो भी स्ट्रेन होगा आपके कंक्रीट में, वही सेम स्ट्रेन होगा स्टील में भी। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बिकॉज जो स्ट्रेन है वो भी कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब क्या, देखो इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो आपका स्टील और कंक्रीट है इनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब जितना एक्सपेंशन या फिर डिफॉर्मेशन आपके कंक्रीट का होगा इस लेवल पे, उतना ही आपका किसका होगा, स्टील का भी होगा। मतलब स्ट्रेन कंक्रीट और स्टील दोनों में ही बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ये बॉन्ड जो रहेगा इन दोनों के बीच में वो परफेक्ट रहेगा। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जितना स्ट्रेन इस लेवल पे कंक्रीट में आएगा उतना ही स्ट्रेन स्टील में भी आएगा। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया है स्ट्रेन इन द कंक्रीट का, इससे आप बिल्कुल बता सकते हो दैट व्हाट विल बी द स्ट्रेन इन द स्टील एट दिस लेवल। तो अगर लेट अस सपोज ये जो पर्टिकुलर लेवल है, डी डैश वाले लेवल की बात करते हैं अब, डी डैश वाला लेवल ये रहा, ठीक है। यहां जो स्ट्रेन है, दिस इज द स्ट्रेन इन कंक्रीट एट दिस पर्टिकुलर लेवल, है ना। तो इसको मैं एप्सिलॉन सीसी लिख देता हूं। अगर मैं आपको पूछता हूं एप्सिलॉन सीसी बता दो तो
क्या बता सकते हो आप लोग? हाँ सर बता सकते हैं, एप्सिलॉन सी सी। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक बड़ा ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, छोटे ट्रायंगल का जो बेस था वो कितना है? एप्सिलॉन सी सी। बड़े ट्रायंगल का बेस क्या है? दैट इज 0.0035। अच्छा सर, छोटे ट्रायंगल का जो यहाँ पर, अगर मैं पूछता हूँ भैया ये बताओ कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू बी एक्स यू माइनस डी डैश, यस और नो? न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है एक्स यू है। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ ये बताओ, छोटे ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है? एक्स यू माइनस डी डैश। बड़े ट्रायंगल की हाइट कितनी है? दैट इज एक्स यू। तो क्या आप यहाँ से एप्सिलॉन सी सी निकाल सकते हो? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, हाँ या ना? निकल गया ना? क्लियर है कैसे निकलेगा? एप्सिलॉन मतलब क्या है? दैट इज द स्ट्रेन, और ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या होगा? दैट इज द स्ट्रेन इन द स्टील एट द कंप्रेशन लेवल, ठीक है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला यहाँ पर, फॉर्मूला रटना नहीं है, है ना, रटना नहीं है ये फॉर्मूला, बट ये आया कैसे ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। ये आपको बस बता रहे उतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए, इसी के अलावा एक और बात आती है, देखिए स्ट्रेन की वैल्यू तो आ गई, लेकिन मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था स्ट्रेस इन द स्टील एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो अभी मुझे एक्चुअली चाहिए क्या? मुझे तो चाहिए स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रेस की वैल्यू के लिए थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ ले जाता हूं, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, कर्व बनेगा किसका? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील, ठीक है। अब यहाँ पर एक एजम्पशन आपने पहले भी पढ़ा था कि भैया जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है आपके स्टील का, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ही सेम रहता है। हमने इसके पहले टेंशन वाला जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था स्टील का वो ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर उसी सेम कर्व को हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर द कंप्रेशन ऑल्सो। मैंने अभी आपको बोला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, तो सबसे पहले लेट अस सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना देता हूँ फॉर योर HYSD बार्स, ठीक है। HYSD बार्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो HYSD बार्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। ये इस तरफ बनाते थे स्ट्रेस और ये बनाते थे हम लोग स्ट्रेन। डायग्राम कैसा बनता था सर? यहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे प्रूफ स्ट्रेन का, इसका मतलब एग्जैक्टली मुझे यील्ड पॉइंट नहीं मिल पाता था, कुछ इस तरह का डायग्राम बनता था, है ना। लेट अस सपोज अगर मैं मान लेता हूँ दिस इज द डायग्राम फॉर Fe415, ये डायग्राम किसका है? 415 का है। तो क्या आप मेरे को यहाँ पर इसे बता सकते हो दैट व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेन इन द स्टील? सर फॉर्मूला मेरे को पता है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES होता था, है ना। 415 के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर लूंगा तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी? 0.87 FY की वैल्यू क्या है? दैट इज 415 डिवाइडेड बाय ES की वैल्यू होती है 2 × 10⁵, ये न्यूटन पर mm² में है, और जो ES की वैल्यू है वो भी न्यूटन पर mm² में है। तो इनको जब आप कैलकुलेट करोगे 415 के लिए ये वैल्यू आ जाती है 0.0038, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेन इन द स्टील, बट ये परमिसिबल वैल्यू है, ठीक है, 415 के लिए। ये किसके लिए है? फॉर Fe415। इन द सेम वे अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द परमिसिबल स्ट्रेन इन योर Fe500, तो भैया वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.87 × 500 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे परमिसिबल स्ट्रेन इन द स्टील फॉर Fe500, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.0041, ठीक है। ये दो वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताई है। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यूज क्यों निकाली, ये वैल्यूज क्यों निकाली? देखो भैया ये थी परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यूज। परमिसिबल स्ट्रेन की वैल्यू मतलब क्या? अगर Fe415 में यूज कर रहा हूं तो परमिसिबल स्ट्रेन कितना है? 0.0038, ठीक है। ये है कितना? 0.0038। इन द सेम वे अगर लेट अस सपोज 500 का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का शेप तो कुछ ऐसा ही बनता है ना। मैक्सिमम स्ट्रेन परमिसिबल कितना है? 0.0041, ठीक है। दिस इज फॉर योर Fe500। बट एक बात बताओ, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस लिया जाता था दैट वाज अवर डिजाइन स्ट्रेस 0.87 FY।
बिल्कुल सर, ये तो आप पहले भी पढ़ा चुके हो कि भाई जो परमिसिबल स्ट्रेन था वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला था, ये वाले फॉर्मूले से, और जो स्ट्रेस था वो लिया जाता था 0.87 FY, है ना। बट अब एक बात बताओ जरा, अभी जो फिलहाल जो हमारा स्ट्रेन इन द स्टील है इन द कंप्रेशन जोन, वो क्या था? मैंने अभी आपको बोला था कि भैया वो होगा स्ट्रेन इन कंक्रीट इन द एट दैट लेवल के बराबर होगा, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही थी? 0.002 से लेकर कितनी जा सकती थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? सर 0.0035 जा सकती थी, क्योंकि सर ये स्ट्रेन इन द कॉन्क्रीट है ना, वो 0.0035 से ज़्यादा परमिट नहीं किया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दिया है उसके लिए कभी भी स्ट्रेन की वैल्यू अगर 0.0035 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब कि ना ही ये वैल्यू रीच कर सकती है और ना ही ये वैल्यू रीच कर सकती है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इन HYSD बार्स, इन HYSD बार्स आप क्या बोल सकते हो, दैट स्ट्रेस इन द स्टील इन द कंप्रेशन जोन इज ऑलवेज लेस देन द परमिसिबल वैल्यूज, इज ऑलवेज लेस देन द परमिसिबल वैल्यूज फॉर स्टील, यस और नो। और अगर सर स्ट्रेन परमिसिबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट द स्ट्रेस in these particular steel will be lesser than the 0.87 Fy. What is this 0.87 Fy? That is the permissible stress for that steel. तो आई होप शायद बात समझ में आई है कि ये जो FSC की वैल्यू है ये हमेशा ही 0.87 Fy से कम लोगे HYSD बार्स के लिए। ठीक है, HYSD बार्स आपने स्पेसिफाई क्यों किया है वो आपको समझ में आएगा जब मैं यहाँ पर लूंगा Fe250। ठीक है, बट अभी फिलहाल जो यहाँ पर आपने बातें समझी हैं इसको यहाँ पर ध्यान से काम करते हैं, नोट डाउन करके रख लेते हैं। ठीक है, सो इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके आपके लिए रखता हूँ। ठीक है, आपके नोट्स में बिल्कुल होना चाहिए ये पूरा पोर्शन, और फिर यहाँ पर जो भी कुछ हमने अभी सीखा है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पोर्शन जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, लिख लेते हैं इसको। अब आगे क्या मैंने अभी आपको बोला है, दैट द स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन for HYSD bars is taken less than 0.87 Fy as a strain at this level will be less than permissible strain, ठीक है, आई होप शायद बात समझ में आई है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेन है एट दिस लेवल इज लेसर देन द परमिसिबल स्ट्रेन, हमेशा HYSD बार्स के लिए जो FSC की वैल्यू लोगे, FSC की वैल्यू हमेशा ही 0.87 Fy से कम लोगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब चलिए बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई क्यों करा HYSD बार्स, इसलिए करा क्योंकि अगर आपने Fe250 का यहाँ पर स्ट्रेन कर्व याद करा होता तो देख रहा, Fe250 के लिए माइल्ड स्टील के लिए हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज्यूम करते थे वो कैसा था सर, वो लिया जाता था कुछ इस तरह का। ठीक है, एज्यूम्ड वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम लोग जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेते थे वो कितना लेते थे, दैट वाज इक्वल्स टू बी 0.87 Fy, है ना। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन था जिसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो जाती थी, मतलब जहां पर यील्डिंग शुरू हो जाती थी, ये स्ट्रेन होता था 0.0011 फॉर द माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ बनाया है मैंने किसके लिए बनाया है, दैट इज फॉर द माइल्ड स्टील बनाया है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनता था, लेकिन याद होगा आप लोगों को यहाँ पर जो स्ट्रेन की वैल्यू है इन द स्टील, ये वैल्यू किस रेंज में है, 0.002 और 0.0035 के बीच में है। तो ऑब्वियस ही बात है इससे तो ज़्यादा है। बट वहीं अगर मैं आपको पूछता हूँ दैट व्हाट इज द स्ट्रेन अलाउड इन द स्टील फॉर द माइल्ड स्टील, दैट इज Fe250,
तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई इज 250 डिवाइडेड बाई ई एस इज 2 इंटू 10⁵ इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेन इन द स्टील कितना है, दैट इज 0.0031, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर लेट अस सपोज दिस इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इन द स्टील कितना है 0.0031, है ना। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी देखो, इस पर्टिकुलर परमिसिबल के लिए भी वैल्यू यहाँ पर क्या दिख रही है, परमिसिबल स्ट्रेन के लिए भी वैल्यू दिख रही है 0.87। वहीं इसी के अलावा अगर लेट अस सपोज आपका स्ट्रेन इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आता, मतलब यहाँ आता या इवन से थोड़ा सा ज़्यादा भी आता, तो भी स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती 0.87 FY होती। समझ में आ रही है कि इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्ट्रेन के लिए जो भी यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी इन द स्टील वो कितनी होगी 0.87 FY ही रहेगी। ठीक है, दिस इज फॉर योर FE 250 स्टील बार्स। ठीक है, तो यहाँ पर FSC की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। सो लिख देता हूं दैट रेनफोर्समेंट कौन सा वाला, चलिए पूरा ही लिख देता हूं, स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट एट कंप्रेशन लेवल और इन कंप्रेशन जोन for FE 250 is taken equal to 0.87 FY, जबकि अगर HYSD बार है तो उसमें लिया जाता है लेस देन 0.87 FY। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई होप शायद बात क्लियर है। हाँ, अब आपको सवाल आएगा दिमाग में सर HYSD बार में कम लेना है तो कितना लेना है ना। तो उसके लिए आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में टेबल दे दिया जाएगा। कैसा टेबल दिया जाएगा अगर वो भी देखना है तो वो टेबल भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक टेक्स्ट बुक से, है ना। तो ये टेक्स्ट बुक में जो यहाँ पर टेबल दिया हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया है ना। ऐसा ही कुछ टेबल आपको अगर क्वेश्चन में भी दिया है तो यहाँ से आप FSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा D' की वैल्यू जो थी वो 0.05 से लेकर 0.2 के बीच में लाई कर रही है। FE 415 और FE 500 दोनों के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है। FE 250 के लिए वैल्यूज़ नहीं दी जाती बिकॉज वहाँ पर डायरेक्टली आप 0.87 FY यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए देखिए, ये तो पोर्शन था आपका एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में, बट एनालिसिस तो कंप्लीट हुआ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, सीखना बाकी हमारा। तो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।